Myself, Mohammed Yusuf, teacher, presently at Government High School, Lankur. डियर स्टूडेंट्स, हम शुरू कर रहे थे क्लास 10 के बायोलॉजी वाला पोर्शंस, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशंस। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स को जो है हमने कंप्लीट किया हुआ है फर्स्ट लेक्चर के अंदर। जैसे कि हमने इसके अंदर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, मोनोहाइब्रिड एंड डाइहाइब्रिड क्रॉस जो है कंप्लीट किए गए। इसके बाद सेकंड लेक्चर के अंदर हमने किया एक्यूमुलेशंस ऑफ वायरेशन, सेक्स डिटर्मिनेशंस। इसके बाद जो है हमने व्हाट आर द इवोल्यूशंस के बाद जो है हमने कुछ ऐसे थ्योरीज बताए जहाँ पे इस चीज़ को हम प्रूव कर सकें कि अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, यानी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का किस तरीके से इवोल्यूशंस होते हैं। यानी कुछ एविडेंस पड़े थे जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशंस हुए जरिए। उसमें से सबसे पहले जो है हमने कहा था होमोलॉगस ऑर्गन, इसके बाद हमने कहा था एनालॉगस ऑर्गन, इसके बाद हमने कहा था फॉसिल्स। तो आज के लेक्चर में जो है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशंस के बारे में हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा रिवाइज करेंगे कि व्हाट आर द एविडेंस ऑफ इवोल्यूशंस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो उसके अंदर हमने 3 चीज कहा था। एक तो हमने कहा था होमोलॉगस ऑर्गन, दूसरा हमने कहा था, सेकंड में हमने कहा था एनालॉगस ऑर्गन, और तीसरे में हमने कहा था फॉसिल्स। ये 3 ऐसे एविडेंस हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशंस हुए। जैसे कि अगर हम होमोलॉगस ऑर्गन्स की बात करते हैं, स्टडी ऑफ होमोलॉगस ऑर्गन इज कॉल्ड होमोलॉजी। याद रखना, जब कभी भी हम होमोलॉगस ऑर्गन के बारे में स्टडी करते हैं उस ब्रांच ऑफ बायोलॉजी को हम कहते हैं होमोलॉजी। होमो मीन्स होमोलॉगस ऑर्गन्स एंड लॉजी मीन्स स्टडी को कहते हैं। तो होमोलॉगस ऑर्गन्स के बारे में स्टडी करना, उस ब्रांच को हम कहेंगे होमोलॉजी। तो यहाँ पे जब कभी भी हम होमोलॉगस ऑर्गन्स की अगर हम डिफिनेशंस की बात करते हैं तो हम कहते हैं homologous organs are those organs which have basic similar basic internal structure, जिनका internal basic जो structure होगा वो सेम रहेंगे, लेकिन जो है डिफरेंट टाइप के जो है अगर फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं तो उस टाइप के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन्स कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन। नाउ दिस होमोलॉगस ऑर्गन में क्या होगा कि यहाँ पे जो है जो ऑर्गन्स, यानी वो ऑर्गन्स जिनका बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है, बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर जो है सेम रहते हैं, इज सेम और सिमिलर, लेकिन बट कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, लेकिन अगर ये फंक्शन अलग अलग करते हैं उस टाइप के ऑर्गन्स को हम कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन्स। याद रखना, यानी होमोलॉगस ऑर्गन्स उस टाइप के ऑर्गन्स को कहते हैं जिनका बेसिक इंटरनल स्ट्रक्चर, बेसिक बॉडी का जो डिजाइन होगा वो सेम रहेंगे, ऑर्गन का जो डिजाइन होगा वो सेम रहेंगे, लेकिन कैरी आउट डिफरेंट फंक्शन, लेकिन जो है फंक्शन जो है अगर अलग अलग करते हैं उस टाइप के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं, होमोलॉगस ऑर्गन कहते हैं। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर, तो हमने यहां पे एग्जांपल लिया था, जैसे कि अगर हम फोर लिम्स ऑफ, जो फोर लिम्स है, फोर लिम्स ऑफ बर्ड्स की अगर हम बात करें, या अगर हम फ्रॉग की बात करें, ह्यूमन बींग्स की बात करें, या हॉर्स की बात करें, इन सभी का जो फोर लिम्स हैं इनका इंटरनल जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं, बेसिक जो डिजाइन होगा वो सिमिलर होगा, लेकिन फंक्शन जो है अलग अलग करते हैं। जैसे कि अगर हम बर्ड्स की बात करें, फोर लिम्स जो बर्ड्स के अंदर होते हैं दे आर यूज फॉर फ्लाइंग, इसको फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। अगर हम फ्रॉग की बात करें, जो फोर लिम्स होते हैं फ्रॉग के अंदर दे आर यूज फॉर जंपिंग, जंपिंग के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। जो हॉर्स के अंदर होते हैं फोर लिम्स, उसको यूज किया जाते हैं फॉर रनिंग के लिए।
या ह्यूमन बींग्स के अंदर जो 4 लिम्स हैं दे आर यूज फॉर ग्रेस्पिंग ऑफ थिंग्स, यानी चीजों को कलेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं। दैट मीन इन सभी ऑर्गन का बेसिक जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, बेसिक जो बॉडी का जो ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर है वो सेम है, लेकिन फंक्शन जो है अलग अलग करते हैं। इस टाइप के ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? होमोलॉगस ऑर्गन्स कहेंगे। नाउ दूसरा हमने कहा था एनालॉगस ऑर्गन। एनालॉगस ऑर्गन इसी का अपोजिट है। होमोलॉगस ऑर्गन का अपोजिट जो है एनालॉगस ऑर्गन्स है। अगर हम एनालॉगस ऑर्गन्स की बात करते हैं, एनालॉगस ऑर्गन जो है आर दोज टाइप ऑफ ऑर्गन, those organ which have different, यानी जिनका जो है डिफरेंट जो है बेसिक बॉडी डिजाइन होगा, डिजाइन बट कैरी आउट सेम फंक्शन। लेकिन अगर जो है ये सारा का सारा सेम फंक्शंस को कैरी आउट करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स। इस टाइप के जो ऑर्गन्स होते हैं उसको हम कहते हैं एनालॉगस ऑर्गन्स। याद रखना, होमोलॉगस ऑर्गन उस टाइप के ऑर्गन्स को कहेंगे जहां पे बेसिक जो इंटरनल बॉडी का जो स्ट्रक्चर होगा वो डिफरेंट होगा, लेकिन फंक्शन जो है अगर सेम कैरी आउट करते हैं, दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स। मान लो 2 ऑर्गन्स हैं जिनका इंटरनल जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट है, लेकिन दोनों ऑर्गन जो है, मान लो ये एक ऑर्गन से दूसरा ऑर्गन ये है, अगर दोनों का जो है इंटरनल बेसिक स्ट्रक्चर जो है डिफरेंट है, लेकिन दोनों जो है अगर सेम फंक्शन कैरी आउट करते हैं, देन दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन्स। उस टाइप के ऑर्गन्स को हम क्या कहेंगे? एनालॉगस ऑर्गन्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पे हमने कहा था एग्जांपल के अंदर wings of birds and insect। अगर हम इनकी विंग्स की बात करते हैं तो विंग्स का जो इंटरनल जो बेसिक स्ट्रक्चर होगा वो दोनों का जो है डिफरेंट रहेंगे। अगर हम बर्ड्स की विंग के स्ट्रक्चर की बात करें या इंसेक्ट की विंग्स की स्ट्रक्चर की बात करें, जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो दोनों का जो है डिफरेंट है, लेकिन दोनों जो है सेम फंक्शन कैरी आउट करते हैं। दे आर यूज फॉर फ्लाइंग के लिए इस्तेमाल किया जाते हैं, एंड दैट टाइप ऑफ ऑर्गन्स आर कॉल्ड एनालॉगस ऑर्गन। इस टाइप के ऑर्गन्स को हम क्या कहते हैं? एनालॉगस ऑर्गन्स कहते हैं। तो 2 चीज हुए हमारा, एक होमोलॉगस ऑर्गन्स हुआ और दूसरा हमारा एनालॉगस ऑर्गन्स हुए। तो तीसरा जो है थर्ड पार्ट है इसका, हमने कहा था 3 ऐसे एविडेंस हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशंस हुए हैं जरे। तो तीसरा जो है हमारा फॉसिल्स हैं। Fossils means the dead remains of plants and animals which are buried under the rocks, mostly sedimentary rocks, they are called fossils। यानी जो डेथ रिमेन्स होते हैं किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स का जो रॉक्स के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर अगर प्रेजेंस रहते हैं कंप्रेस्ड फॉर्म के अंदर, दे आर कॉल्ड फॉसिल्स। इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। And these fossils also provide information about the evolution of organism। ये फॉसिल भी हमें प्रोवाइड करते हैं इंफॉर्मेशन अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। फॉसिल का मतलब हुआ द डेथ remains of plants and animals। जो डेथ रिमेन्स है किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स का, and these plants and animals which are buried under the rocks, ये किसके अंदर प्रेजेंस रहेंगे? अंडर दी रॉक्स, मोस्टली सेडिमेंट्री रॉक्स। सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर जो प्रेजेंस रहते हैं, एंड दे आर कॉल्ड फॉसिल्स। इनको हम क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम आर्कियोपेट्रिक्स की बात करें, These archaeopteryx is the connecting link between birds and reptiles। ये archaeopteryx जो है ये हमारा एक connecting link है between birds and reptiles का। तो इसके अंदर 2 कैरेक्टर्स हैं, एक तो इसके अंदर बर्ड्स का भी कैरेक्टर है और दूसरा इसके अंदर रेप्टाइल्स का भी कैरेक्टर है। बर्ड्स के अंदर इसका जो कैरेक्टर है बर्ड्स का,
बर्ड्स का कैरेक्टर ये है कि इनके बॉडी के ऊपर जो है फेदर प्रेजेंस रहते हैं। एक्चुअली दिस इज अ फॉसिल, ये हमारा एक फॉसिल्स है। दूसरा जो है इसके अंदर एक लॉन्ग बीक जो है प्रेजेंस रहते हैं। दीज टू आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड, ये दो जो है कैरेक्टरिस्टिक्स है बर्ड्स का। तो आर्कियोपेट्रिक्स की बात करें, आर्कियोपेट्रिक्स इज द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन बर्ड्स एंड रेप्टाइल, ये बर्ड्स और रेप्टाइल का कनेक्टिंग लिंक है। इसके अंदर दोनों का कैरेक्टर है, एक तो बर्ड्स की अगर हम बात करें इसके बॉडी के बाहर जो है फेदर प्रेजेंस है, दूसरा इसके अंदर जो है बीक जो है प्रेजेंस है। फेदर प्रेजेंस रहना या बीक जो है प्रेजेंस रहना, दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बर्ड। अगर हम रेप्टाइल की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें, इसके अंदर टीथ है, दूसरा जो है टेल है। दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, ये दोनों जो है किसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, रेप्टाइल्स का कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो इवोल्यूशंस हमें ये बता देते हैं कि रेप्टाइल्स के अंदर कुछ ऐसे मॉडिफिकेशंस हुए, कुछ ऐसे वायरेशंस आए, कुछ ऐसे चेंज आए जिसकी वजह से टीथ और टेल जो है क्या हुए, आहिस्ते आहिस्ते खत्म होने लगे एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू बर्ड्स। ये किसके अंदर कन्वर्ट हुए, बर्ड्स के अंदर कन्वर्ट हुए। तो ये तीन ऐसे एविडेंस हैं जिसकी वजह से हम ये बता सकते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशंस हुआ है जरे। तो ये हमारा एविडेंस था अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब हम जाते हैं आज के टॉपिक के ऊपर जिसको हमने लिखा है डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, यानी डार्विन ने एक थ्योरी दिया अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। डार्विन ने एक थ्योरी दिया है अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। तो डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में कहता क्या है, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन जो है ये हमारा जो है डार्विन ने दिया। डार्विन ने जो है एक थ्योरी दिया है अबाउट द इवोल्यूशंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड दैट थ्योरी इज कॉल्ड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। नाउ अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन में क्या कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कुछ ऐसे चेंज आते हैं, कुछ ऐसे वायरेशंस आते हैं जिसकी वजह से एक ऑर्गेनिज्म जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। इवोल्यूशंस होते हैं, ग्रेजुअल चेंज होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो इसके जो मेन पोस्टुलेट्स हैं, मेन पॉइंट्स हैं डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के, मेन पॉइंट्स अबाउट द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, सबसे पहले ये कहते हैं कि जितने भी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस, कंटिन्यूअसली क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इसका नंबर जो है कंटिन्यूअसली क्या होगा, इंक्रीज होगा। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर कहते हैं कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ये लिविंग ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शंस करते हैं। जब कंटिन्यूअसली रिप्रोडक्शंस करेंगे तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल तो ज्यादा होना चाहिए, नंबर ऑफ इंडिविजुअल भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। लेकिन इस यूनिवर्स के अंदर जो नंबर ऑफ स्पीशीज है, नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं। क्यों कांस्टेंट रहेगा, इसलिए क्योंकि जितना लिविंग ऑर्गेनिज्म अगर रिप्रोड्यूस करके न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें से कुछ जो है डेथ भी कर जाते हैं, जिसकी वजह से टोटल जो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स होगा, उसका जो स्पीशीज होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है अबाउट द डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, जहां पे डार्विन ने ये कहा कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो क्या करते हैं, कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से नंबर ऑफ स्पीशीज जो है कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेंगे। लेकिन जो स्पीशीज का जो नंबर होगा वो हमेशा इस यूनिवर्स के ऊपर कांस्टेंट रहते हैं, इसलिए क्योंकि जितना बर्थ करेंगे उतना क्या हो जाएगा, डेथ भी करेगा लिविंग ऑर्गेनिज्म। नाउ दूसरा पॉइंट्स के अंदर डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के अंदर कहते हैं, सेकंड मेन पोस्टुलेट्स के अंदर, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में स्ट्रगल होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच में जो है स्ट्रगल होगा। स्ट्रगल किस चीज के लिए होगा, स्ट्रगल होगा किसके लिए, फूड के लिए स्ट्रगल होगा, शेल्टर के लिए
स्ट्रगल होगा या मेटिंग के लिए स्ट्रगल होगा। यानी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके बीच में या तो सेम स्पीशीज के बीच में या तो डिफरेंट स्पीशीज के बीच में क्या होगा, स्ट्रगल होगा। इस स्ट्रगल जो है किस चीज के लिए होगा, या तो फूड के लिए स्ट्रगल होगा या शेल्टर के लिए स्ट्रगल होगा या किसके लिए, मैटिंग के लिए स्ट्रगल होगा। दैट मीन जो हमारा लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में अब स्ट्रगल हो रहा है, स्ट्रगल फॉर फिटनेस, किसके लिए, फूड के लिए, शेल्टर के लिए, मैटिंग के लिए स्ट्रगल हो जाते हैं। अब इस स्ट्रगल की वजह से नेक्स्ट पॉइंट में ये कहते हैं, इस स्ट्रगल की वजह से जो अनफिट ऑर्गेनिजम्स हैं, थर्ड पॉइंट, जो ड्यू टू स्ट्रगल द अनफिट ऑर्गेनिज्म को ये क्या करेगा, इलिमिनेट करेगा, बाहर निकाल देगा, इलिमिनेटेड, बाहर निकाल देंगे। ठीक है, क्यों, इसलिए क्योंकि जो अनफिट ऑर्गेनिजम्स होगा वो खुद ब खुद बाहर निकल जाएंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि जो फिट ऑर्गेनिजम्स है वो क्या करेगा, मैक्सिमम जो है फूड हो जाए वो खुद खाएंगे, मैक्सिमम शेल्टर जो है वो खुद खाएंगे, तीसरा जो है मैटिंग जो है वो खुद करेंगे, जिसकी वजह से जो अनफिट ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो क्या हो जाते हैं, एलिमिनेट कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। नेक्स्ट में जो फिट ऑर्गेनिज्म, अब अनफिट ऑर्गेनिज्म तो एलिमिनेट हुए, बाहर निकल गए, लेकिन जो फिट ऑर्गेनिजम्स है, फिट ऑर्गेनिज्म ये क्या करेगा, कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करेगा, कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस। जब ये कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करेंगे इनके अंदर वायरेशंस आते जाएंगे आहिस्ते आहिस्ते, इसी वायरेशंस की वजह से लास्ट में जो है ग्रेजुअल चेंज आते जाएंगे, जिसकी वजह से एट लास्ट रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, यहां पे जो है एक नया स्पीशीज जो है फॉर्मेशन होगा। दिस इज कॉल्ड डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। इसको हम क्या कहते हैं, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन कहते हैं। यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो फिट ऑर्गेनिजम्स हैं, जो अनफिट ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको स्ट्रगल की वजह से एलिमिनेट कर दिया, बाहर निकल दिया, लेकिन जो फिट ऑर्गेनिजम्स है वो कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करते जाते हैं। जब कंटिन्यूअसली रिप्रोड्यूस करते जाते हैं इनके अंदर वायरेशंस आते जाते हैं, जितना वायरेशंस आएंगे उतना वायरेशन एक्यूमुलेट होते जाते हैं, एक्यूमुलेट होते जाते हैं, लास्ट में जो है रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज, यहां से जो है एक नया स्पीशीज जो है फॉर्मेशन होगा। दैट इज कॉल्ड इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्यों, इसलिए क्योंकि यहाँ पे न्यू स्पीशीज जो है प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से फॉर्मेशन हो रहे हैं, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, इवोल्यूशन कहेंगे। तो ये हमारा इवोल्यूशन के, डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन के मेन पोस्टुलेट्स हुए जो इस चीज को डिस्क्राइब करते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर इवोल्यूशन किस तरीके से होगा। तो अकॉर्डिंग टू डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन, नेचर जो है खुद सेलेक्ट करते हैं किस ऑर्गेनिजम्स को इस दुनिया के ऊपर जो है रखना है और किस ऑर्गेनिज्म को इस दुनिया से जो है एलिमिनेट करना है। ये नेचर जो है खुद सेलेक्ट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन। यानी नेचर जो है खुद ऑर्गेनिज्म को, खुद स्पीशीज को सेलेक्ट करते हैं कि किस ऑर्गेनिज्म को यूनिवर्स के ऊपर रखना है और किस ऑर्गेनिज्म को एलिमिनेट करना है। तो दैट प्रोसेस कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। तो यहां पे डार्विन कहते हैं, फॉर एग्जांपल मान लो यहां पे जो है एक फॉरेस्ट है, ये हमारा एक फॉरेस्ट है, इस फॉरेस्ट के अंदर जो है दो टाइप के हॉर्स रहते हैं, टू टाइप ऑफ हॉर्स। इसके अंदर दो टाइप के जो है हॉर्स रहते हैं। एक हॉर्स है जिसका जो है लेग जो है लंबा है, लॉन्ग लेग, और दूसरा जो हॉर्स है उसका जो है शॉर्ट लेग है। दैट मीन एक फॉरेस्ट है, एज्यूम कर रहा है, मान लो कि हमारे पास एक फॉरेस्ट है, उस फॉरेस्ट के अंदर दो टाइप के हॉर्स रहते हैं, एक लॉन्ग लेग टाइप के जो है हॉर्स रहते हैं और दूसरा जो है शॉर्ट लेग टाइप्स के जो है हॉर्स रहते हैं। अब क्या हुआ कि किसी भी नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से, यानी जमीन के ऊपर फॉरेस्ट के जो जमीन है वहां से ग्रासेस जो है खत्म होना शुरू हुआ। जो ये नेचुरल क्लाइमेटीज की वजह से जो जमीन के, फॉरेस्ट के जो फ्लोर के ऊपर जो ग्रासेस था वो आहिस्ते आहिस्ते खत्म होने लगा। अब जो लॉन्ग लेग हैं ये क्या करेंगे, ब्रांचेस को खाएंगे, लीव्स को खाएंगे, क्योंकि इनका हाइट तो बहुत लंबा है, ऊपर से जो है ब्रांचेस को, लीव्स को जो है आराम से खा सकते हैं। लेकिन जो शॉर्ट लेग हैं ये ऊपर नहीं पहुंच पाएंगे। क्यों, इसलिए क्योंकि इनका साइज जो है छोटा है,
जिसकी वजह से इनको फूड अगर नहीं मिलते हैं, ऐसे ऐसे ये क्या हो जाएंगे, मर जाएंगे। दैट मीन नेचर ने किसको सेलेक्ट कर दिया, लॉन्ग लेग हॉर्स को सिलेक्ट कर दिया। दिस इज कॉल्ड नेचुरल सिलेक्शन। इसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल सिलेक्शन कहते हैं। तो नेक्स्ट इसका है, बहुत ही शॉर्ट टॉपिक है, इसमें स्पेसिएशन। स्पेसिएशन किसको कहते हैं, स्पेसिएशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज को कहते हैं, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीशीज। यानी न्यू स्पीशीज अगर फॉर्मेशंस होते हैं फ्रॉम कहां से, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज से, प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज। यानी जब कभी भी फॉर्मेशंस हो न्यू स्पीशीज का फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग स्पीशीज, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड स्पेसिएशन। तो ये हमारा लास्ट टॉपिक था हेरेडिटी एंड इवोल्यूशंस का। तो इसके बाद हम नेक्स्ट पार्ट्स के अंदर जो है और एक टॉपिक